अभी इजराइल ने वार बेसिस पे अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया के किसी एक जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट को एनी हाउ एकदम अल्ट्रा अर्जेंट बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए। कौन सा जगह है? और वो अशोकन पिलर्स मिलते हैं जी। उनकी विशेषता आपने पढ़ी है क्या? विशेषता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अशोकन पिलर्स की क्या है? ये बताइए, जो वुमेन्स को 50% दिया गया है रिजर्वेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ा? यह शिक्षा सेवा चयन की है, शिक्षक में आपकी नियुक्ति हो जाती है, क्या करेंगे पहला दिन? गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। तृप्ति कुमारी, यस सर। आपका ऑप्शनल पीएसआईआर रहा है। जी सर। अभी हालिया घटनाओं में आप देखी होंगी, हूती विद्रोहियों ने अरब सागर और लाल सागर को पूरे ब्लॉक करके रखा। यस सर। भारत को इसमें ईरान और इजराइल दोनों को बैलेंस लेके चलना है। जी सर। अगर ईरान और इजराइल में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो भारत किस साइड से खड़ा रहे? सर आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत को बैलेंस मेंटेन करना होगा। दैट वुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया बिकॉज हमने देखा कि दोनों ही केस में, चाहे वो इजराइल फलस्तीन के केस में हो, रशिया यूक्रेन के केस में हो, आज के जो कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए बैलेंसिंग इज द की। सो आई बिलीव दैट वुड बी द वे फॉरवर्ड। आप बैलेंस करने के लिए कहती हैं इंडिया को बैलेंस करना चाहिए, बट गल्फ कंट्री से बैलेंस अप्रोच नहीं आता है। अभी मालदीव की घटनाओं में दिखेगा, ना ही ईरान भारत की ओर से खड़ा हुआ है। हम बैलेंस अप्रोच अपना भी रहे हैं, बट इजराइल हमारी ओर से खुल के खड़ा रहता है। यस सर। तो क्यों ना हमें भी एक तरह का खुल के रखना चाहिए? आखिर ये बैलेंस अप्रोच अपनाते क्यों है? सर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में कौन सा रखते हुए। नेशनल इंटरेस्ट है? सर जैसे ईरान को अगर हम देखें तो पहला जो सबसे बड़ा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो कनेक्टिविटी का। चाबहार पोर्ट से हम INSTC कॉरिडोर को पहुंचाना चाहते हैं। और इजराइल की बात करें तो इजराइल हमारा बहुत ही एक डिफेंस पार्टनर रहा है, प्लस टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इजराइल का इंडिया में काफ़ी है, चाहे वो एग्री टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर्स, इन सब टेक्नोलॉजी में हम जो नॉलेज एक्सचेंज है उसका की पार्टनर रहा है इजराइल। तो अभी इजराइल ने वार बेसिस पे अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया के किसी एक जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट को एनी हाउ एकदम अल्ट्रा अर्जेंट बेसिस पे स्टार्ट करने के लिए। कौन सा जगह है? सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लक्षद्वीप। यस सर। क्योंकि अच्छा, ये लक्षद्वीप में हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद मालदीव का इस तरह से जो कमेंट आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लक्षद्वीप को बहुत बेहतर ढंग से डेवलप कर सके, हमारे इंडियंस को वहां पे एकोमोडेट कर दे, 10 साल का टाइम लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हम ये ऐसा करेंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा या गड़बड़ हो जाएगा? सर आई थिंक हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ डेवलपमेंट लक्षद्वीप का करना चाहिए। अगर हम लक्षद्वीप को बहुत डेवलप कर देते हैं और इनके सारे टूरिस्ट को लेके आ जाते हैं लक्षद्वीप पे, तो डेफिनेटली मालदीव की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बिल्कुल सर। और मालदीव चला जाएगा श्रीलंका के डेब्ट ट्रैप में। यस सर। तो ये तो भारत के लिए एक तो आगे खाई पीछे कुआं वाला कहानी हो गया। यस सर, दैट्स आप क्या करना चाहिए? सर दैट्स व्हाई आई सेड कि एक बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंडिया से टूरिज्म मालदीव पे होता है तो कहीं ना कहीं वो मालदीव की डिपेंडेंसी दिखाता है इंडिया पे। एंड मालदीव का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में, वो इंडिया के लिए बहुत ही की चीज़ है। तो इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे अपना डेवलपमेंट भी हो, प्लस मालदीव की तरफ जो एंटी मालदीव सेंटिमेंट्स ओरिजिन ले रहे हैं इंडिया में टूरिज्म को लेकर के, वो ओरिजिन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ, पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव को फेवर में रखने के लिए। जो कि मोइजू तो कंप्लीट इंडिया के अगेंस्ट हो चुके हैं, तो हम अप्रोच अपनाते अपनाते क्या करेंगे? वो खुद ही वो चाइना के फेवर में जा ही रहे हैं, तो हम मालदीव को कैसे रोक सकते हैं जो वहां का प्रेसिडेंट ही वहां लेके जा रहे हैं? यस सर बट आई थिंक कि ये जो डिस्प्यूट्स है, मोहम्मद मोइजी का चाइना की तरफ इंक्लिनेशन होना, तो ही विल ऑल्सो थिंक कि उनके भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रैटेजिक और की पार्टनर है उनका। क्राइसिस सिचुएशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है हमेशा इंडिया। तो आई डोंट थिंक कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी रॉ हो सकती है कि वो इंडिया से डायरेक्टली चैलेंज ले। अच्छा, ये अभी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, आप बताइए उन निगेटिव एस्पेक्ट्स में। यस सर, जो सबसे पहला निगेटिव एस्पेक्ट है वो इनएफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एडेप्टेबिलिटी के केस में देखें, या फिर जहाँ पे इमोशनल और सेंटिमेंटल चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने की बात है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड का कंपैरिजन नहीं कर सकता।
दूसरा जो एथिकल कंसर्न्स है, मिसयूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइना ने रिसेंटली एक स्पेस कमांडो बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक एथिकल कंसर्न को भी ओरिजिन दे रहा है। प्लस एक मुझे जो लगता है जॉब जो लॉस का जो कंसर्न है वो भी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक रिसेंट रिपोर्ट था, आई थिंक दैट वाज ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसने ये बोला था कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी अगर बनेगी तो लगभग 40% जॉबलेस हो सकते हैं। तो ये एक कंसर्न हमें दिखता है। आप आर्कियोलॉजिकल से बीएचयू से पढ़ी हुई है, यस सर। ये बताइए शिलालेख और अभिलेख में क्या डिफरेंस होता है? सर शिलालेख जो मैं समझ पा रही हूँ वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस, और अभिलेख? अभिलेख और सर स्टोन पे जो लिखा जाता है वो जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गया, एंड इंस्क्रिप्शंस एक अम्ब्रेला टर्म हो गया जो कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, कॉइन पे भी लिखा जा सकता है, तो ऐसे। वेरी गुड। बीएचयू से आपने को कौन सी डिग्री है ये? आर्किटेक्चर इंजीनियर है? सर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ा आपने? सर बेसिकली जो भी एंशिएंट सोर्सेज होते हैं हमारे, तो उसमें जो भी मटेरियल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पोट्रीज हो गए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, तो ऐसे जो भी टेंजिबल मटेरियल्स होते हैं तो उनका स्टडी करते हैं हम आर्कियोलॉजी में। तो आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है आपका, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, आर्कियोलॉजिकल उसमें बैकग्राउंड है, मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी पढ़ा है। मुझे बताइए कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है अशोकन पीरियड्स पर या अशोकन जहाँ भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जी सर, किस मैन्युस्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि ये अशोकन है, ये अशोक ने ही इनग्रेव करवाए हैं? कौन सा आर्टिकल उनका मैन्युस्क्रिप्ट है जिससे इस इंडिकेशन हो? यस सर। सर एक उनका मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें कि वो देवनाम प्रिय और वो वर्ड यूज किया जाता है। देवनाम प्रिय तो कई और भी एक जगह है, अशोक किस जगह है? कैसे लोगों ने जाना कि देवनाम प्रिय अशोक का ही नाम है? यस सर। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा अभी रही नहीं हूँ। कर। अच्छा ये बताइए कि वो जो इस मैन्युस्क्रिप्ट जो उनका वो इंस्क्रिप्शंस है सारनाथ में, किस भाषा में है? सर सारनाथ वाला उनका ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में। खरोस्ती लिपि में कहाँ है? सर वो जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, तक्षशिला और उधर वाले एरिया में खरोष्टी लिपि मिलती है। तो ये प्राकृत में है? जी सर। पाली में भी है? सर पाली वाला आइडिया नहीं मुझे। इंस्क्रिप्शंस पढ़ा। अच्छा और जो हमारे सोर्स हैं प्राचीन इतिहास के, आप सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं एक्सकेवेशन में? अच्छा एक चीज बताइए, आप अभी हम ही पूछ लेते हैं, एक हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जी सर, उसमें भी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना? जी सर। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इसके लिए उसको हमने डिसिफर किया है, पढ़ा है, मैन्युस्क्रिप्ट कुछ मिला है उस जमाने में? सर यस सर। सर स्क्रिप्ट मिला है बट हम अभी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए? सर बेसिकली वो जो इवोल्यूशन या फिर जो उन्होंने जिस सिंबल का यूज किया है हम उसका भी अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। कौन सी उसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट है वो? सर पिक्टोग्राफिक बोलते हैं उसको। जी। तो इसमें क्या इसकी विशेषता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की? सर जितना मैंने पढ़ा है तो उसमें ये था कि वो सिंबल्स के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं, बट अभी हम उनके सिंबल्स को डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कई और स्क्रिप्ट है क्या दुनिया में? सर चाइनीज जो स्क्रिप्ट है उसको हम मानते हैं कि वो भी एक पिक्टोग्राफिक। तो उसका तो चाइनीज स्क्रिप्ट कम पढ़ लेते हैं, उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसा? सर इसके वजह रही है, जैसे चाइना जो सिविलाइजेशन है
वो अनइंटरप्टेड रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बाहर से जब आर्यंस का आगमन होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, तो एक नया इवोल्यूशन होता है स्क्रिप्ट के मामले में, जैसे कि या फिर संस्कृत भाषा बोली जाने लगी, और उसके बाद हम अशोकन पीरियड में और 600 बीसी में पाली, प्राकृत ऐसी भाषाओं का उद्गम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इवोल्यूशन था, वो जो रीजनैलिटी थी, वो कहीं ना कहीं हमने उसको विशेषकर उपयोग में नहीं लाया, तो इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे उसको अभी तक। और मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में और आपने जो बुद्धिज्म इंस्क्रिप्शंस आपने पढ़ लिया है, तो सब बुद्धिज्म को पढ़ लिया होगा, धम्मा को पढ़ लिया होगा, जाना है अशोक धम्मा? सर बहुत डिटेल में अभी आर्कियोलॉजी में हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था, बस एज अ सोर्स कैसे हम यूज करते हैं, रेफरेंस कैसे देना, लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा और वैलिड बनाने के लिए, उसको एविडेंस बनाने के लिए, कि कोई भी हिस्टोरिकल